हाँ तिरंगे में एक नीला रंग भी रहता है जो चीख चीख के अपने वतन से कहता है। ध्यान से देखो, ध्यान से, अगली लाइन पे तवज्जो देना बस। ध्यान से देखो चार रंगों के इस परचम को, ध्यान से देखो चार रंगों के इस झंडे को। अशोक चक्र में बुद्ध भीम दिखाई देता है। RBM का हम कारवा बढ़ाएंगे, महाबोधि बिहार मुक्त भी कराएंगे, महाबोधि बिहार मुक्त भी कराएंगे। ज्ञान की देवी है सावित्री, ज्ञान की देवी है सावित्री फूल भारत में, ज्ञान की देवी है सावित्री बाई भारत में। भारत रत्न तो हर हाल में दिलाएंगे। तिरंगे में एक नीला रंग भी रहता है जो चीख चीख के अपने वतन से कहता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो चार रंगों के इस परचम को, ध्यान से देखो चार रंगों के इस झंडे को। अशोक चक्र में बुद्ध भीम दिखाई देता है। RBM का हम कारवा बढ़ाएंगे, महाबोधि बिहार मुक्त भी कराएंगे, महाबोधि बिहार मुक्त भी कराएंगे। हमारे प्रदेश के संयोजक महोदय परम आदरणीय रुद्रेश साहब, जिनके अथक प्रयास से आज सभी धम्म बंधु इस हाल पर उपस्थित है। तो जैसी की परंपरा के हमारे अतिथि जो मंचासीन है, हम प्रदेश के सभी लोगों के सम्माननीय है। तो मैं रुद्रेश जी से चाहूंगा कि सर्वप्रथम आप मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें, और मैं उसमें मुकेश सर से निवेदन करूंगा कि उस सम्मान की कड़ी में आप सहयोग करें। परम आदरणीय मुकेश सर, मैं परम आदरणीय जसपाल सिंह साहब जी से निवेदन करूंगा कि वो VIP सीट पे आगे आके बैठ जाए। जसपाल सिंह साहब उपासिका रुचि आजाद जी के आप जीवन साथी हैं, वो मंच पर है, आप आगे वाली सीट पे आ जाए। हमारे बीच में लखनऊ से राम सजीवन सर उपस्थित है, वो मंच पे आ जाए। और रुद्रेश जी, आप राम सजीवन जी का स्वागत कर उनको मंच पे बिठाने का कष्ट करें। रुद्रेश सर, मंच पे आसीन सभी अतिथि लोगों का स्वागत करने में कहीं त्रुटि न रह जाए। देखिए हमारे बीच में गायक राजू भारती साहब जी बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश से है, और उनका गायन हमारे देश के कोने कोने तक प्रसिद्ध है। उनका भी आनंद हम सब लोगों को अभी मिलेगा। आप मेरा साथ दें, और जितने भी साथी, बहुत सारे साथी और जैसा कि पूर्व में सूचित है कि ये कार्यक्रम के लिए पूरे 1 महीने से लगातार प्रयास हुआ है, और खास करके मैं सराहना करता हूं पूरे लखनऊ के अलावा जो हमारे प्रदेश से सभी साथी पधारे हैं। तो प्रमुख रूप से मैं भारत सिंह साहब और रामचंद्र पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आ जाएं, क्योंकि उनके बिना ये मंच अधूरा है। आदरणीय रामचंद्र पटेल साहब और भारत सिंह साहब, और साथ में मनोज प्रभाकर जी कहीं दिखाई पड़े थे, वैसा एडवोकेट मनोज प्रभाकर
कृपया आ जाएं। धन्यवाद। साथियों, समय हो चला है। जिस मकसद से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना है। कोई भी व्यक्ति सम्मान के लिए नहीं छूटेगा, ये हम बीच बीच में करते रहेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आप सभी लोगों का इस धर्म कार्य में हृदय से स्वागत है, आभार है, वंदन है, अभिनंदन है। हम लोग कल्पनाएं बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं पानी से तस्वीर कहाँ बनती है और ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी से यदि सच्चे दिल से मोहब्बत करें, क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। इसलिए इस धर्म कारमा के साथ जुड़े हम सभी साथियों से निवेदन है कि इस कारमा में दिल से सहयोग करें। मैं बिना देरी के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना हेतु राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, जिन्होंने आज से 20 वर्ष पूर्व इस धर्म कारमा को आगे बढ़ाने के लिए मनोज साहब के नक्शो कदम पर आगे बढ़ने के लिए उनसे प्रेरित होकर इस कारमा को आगे बढ़ाने का जो संस्था महोदय ने जो नींव रखी थी, आज उस पल की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम की आज प्रस्तावना, वो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के मकसद तक पहुंचने के लिए मैं उन्हीं से प्रस्तावना के लिए अनुरोध करता हूं। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय पूर्व विधायक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब जी से अनुरोध है कि वो आए और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना हम सब लोगों को अवगत करें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, और जिनका आज हम आरक्षण दिवस मना रहे 124वां, परम पूजनीय राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए सम्मानित मंच और इस हाल में उपस्थित हमारे सभी पूज्य भिक्षु संघो बंदामी, उपासक भाई और उपासका बहनें, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। वैसे प्रस्तावना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रखनी थी, लेकिन संचालक जी का आदेश हुआ कि प्रस्तावना मैं रखूं, तो मैं छोटी छोटी 2-3 बातें, देखो भैया, आप लोग बातें मत करो आपस में, आपसे मेरा निवेदन है, बातें मत करो आपस में। हम लोग, मैं आपको बड़ा निवेदन कर दूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जैसे मिलिट्री में अनुशासन होता है ना, हमारे यहाँ मिलिट्री जैसा अनुशासन है। हमारे यहाँ बिना सम्मान के बुलाए कोई मंच पे नहीं आएगा। कोई वक्ता जिनको हम ना आमंत्रित करें वो अपनी सिफारिश नहीं करेंगे, और हम लोग टाइम से प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज 9:30 बजे इस हॉल के अंदर 75% लोग थे मौजूद, 9:30 बजे, है ना। तो अनुशासन के बगैर ना तो हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे साथी, अनुशासन के बगैर हम किसी भी मिशन को कामयाब नहीं कर सकते हैं। और मिशन और लक्ष्य तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर अनुशासन नहीं है तो हम अपने घर का, परिवार का भी सही संचालन नहीं कर सकते हैं। जिस घर में, परिवार में अनुशासन होता है, वही घर हमेशा प्रगति के लिए अग्रसर होता है, कामयाब होता है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि अगर आपको कोई अर्जेंट बात करनी हो तो कृपया आप हॉल से बाहर जाके कर लो, फोन वोन जो करना है वो कर लो। बाकी पूरा ध्यान, एक मन होकर, एक ध्यान होकर आपको इस कार्यक्रम को सुनना है।
अभी हमारे आयोजक साथी लोग आपको एक फॉर्म बांट रहे हैं। उस फॉर्म को आपको भरना है। नाम, पता, टेलीफोन नंबर, क्या काम करते हैं, उम्र कितनी है, शिक्षा कितनी है। हम इससे एक रिकॉर्ड बनाते हैं और वो रिकॉर्ड इसलिए होता है कि उससे ये पता रहता है कि किस किस कार्यक्रम में किन किन हमारे उपासकों ने या उपासिका हमारी बहनों ने भागीदारी की है, वो उसमें सम्मिलित रहे हैं। तो उसके लिए रहता है। प्रस्तावना में जो मेरा आपसे निवेदन है, एक किताब है, ये हमारे सुदेश तनवर साहब ने, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखी है। और आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज और मोहनदास नेमिशराय एक साहब है, उन्होंने मिलकर ये लिखी है। तो संक्षिप्त में है और उनका बहुत जीवन संघर्ष इसमें दिया है। तो ये एक किताब भी आप सबको आज मिलेगी, जितने साथी बैठे हैं सबको एक एक किताब मिलेगी। इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क मिलेगी आपको, ठीक है। प्रस्तावना में जो बातें मुझे रखनी है, तो मुझे जो बात रखनी, गुरुचरण गौतम साहब ऊपर आ जाओ। आपको पुकार रहे थे बहुत टाइम से। हमारे गुरुचरण गौतम हैं और रेलवे में SC/ST यूनियन के लंबे समय तक राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, बहुत जुझारू हैं। एक हमारे राजेश कुशवाहा साहब हैं, वो भी कृपया आ जाएं, मंच पर कहीं अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो देखिए, आज का जो प्रोग्राम है उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। आज से 124 वर्ष पहले राज ऋषि छत्रपति साहूजी महाराज ने बहुत बड़ा जोखिम भरा कदम उठाया। और वो जोखिम भरा कदम था कि उस वक्त मनुवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद चरम सीमा पे था। उसमें पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए स्वाभिमान का, सम्मान का कोई स्थान नहीं था। तो उन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में आज से 124 वर्ष पूर्व, यानी 26 जुलाई 1902 को सर्वप्रथम उन्होंने दलितों और पिछड़ों के सम्मान के लिए, उनको भी इंसान जैसा जीवन मिल सके, इंसान जैसा जीवन जी सके, उसके लिए उन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण की घोषणा की। तो आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को 124 वर्ष का ये अध्ययन करना है कि हमारे संत गुरुओं ने, महात्मा ज्योतिराव फुले ने, पेरियार साहब ने, गुरु नारायण जी ने, संत रविदास ने, संत कबीर ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, महामानव मान्यवर काशीराम साहब ने, लगभग 150 हमारे गुरु संत हैं जिन्होंने सदैव वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, अंधविश्वास का विरोध किया है, और उन्होंने संसार के सारे इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इंसान माना है, बराबर का इंसान माना है। तो ऐसे सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूं और उन समय समय पर हम लोग उनकी स्मृति में प्रोग्राम करते हैं। तो इसका जो आज का हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का मुख्य जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है गैर राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को जागरूक करके उसको संगठित करना, जाति विहीन समाज का निर्माण करने के लिए उसको संगठित करना। और दूसरे शब्दों में कहें तो जिस अंधविश्वास में वो फंसा पड़ा है या जिस पाखंडवाद में वो फंसा पड़ा है, उसे वहां से निकाल कर उसको विज्ञान की ओर ले जाना, उसको मानवता की ओर ले जाना, ये हमारे कार्यक्रम का आज का मुख्य उद्देश्य है। इसी में हमारे अनेक वक्ता लोग आएंगे, अपनी बात कहेंगे, और इसके लिए हमने जो बातें रखी, 5 बिंदु हमने इसमें निर्धारित किए हैं जिन पे हमारे साथियों को चर्चा करनी है। 5 बिंदु हैं। हमने जो बिंदु रखे क्रम वाइज, तो हमारा बिंदु है कि महाबोधि महाविहार जो बौद्ध गया में है,
जिसको आज से 2200 वर्ष पूर्व अशोक सम्राट ने बनाया था, और वो दुनिया के बौद्धों के लिए हमारा पवित्र स्थान है। केवल भारत के बौद्धों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए वो हमारा पवित्र स्थान है। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, ऐसे भारत के अम्बेडकर अनुयायियों के लिए, बौद्ध अनुयायियों के लिए महाबोधि विहार बौद्ध गया, है ना। तो आज वो गैर बौद्धों के कब्जे में है, ठीक है। उसके लिए हमारे, वैसे तो लड़ाई लगभग 100 वर्ष पहले से उसकी लड़ी जा रही है, लेकिन अभी आकाश लामा जी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। वो उनकी माता जी बहुत ज्यादा बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, इसलिए वो आ नहीं सके हैं। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में माननीय दीपंकर बौद्ध जी आजमगढ़ से आए हैं, जो इन्होंने महाबोधि विहार के पूरा इतिहास लिखा, एक किताब लिखी है। उसमें 100 वर्ष से पहले तक का संघर्ष पूरा उन्होंने लाया है, ठीक है। दूसरा हमारा है बौद्धों का पर्सनल कानून बनाया जाए, बौद्धों का पर्सनल कानून, है ना। बौद्धों का पर्सनल कानून के लिए लंबे समय से हमारे बीच में हमारे सम्मानीय आदरणीय हैं विद्यासागर बौद्ध साहब, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत संघर्ष के साथ वो इस आवाज को उठा रहे हैं, है ना। तो हमें भी उसमें भागीदार बनना है, हमको भी उसमें भागीदार बनना है। और जो लड़ रहे हैं विद्यासागर बौद्ध साहब, तो उनका हौसला बढ़ाना, उनके हाथ मजबूत करने हैं, अकेले नहीं पड़ने देना है। देखिए ये लड़ाई बहुत टफ है, और जब तक पूरा समाज संगठित होकर आवाज बुलंद नहीं करेगा, तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा हमारा ये बिंदु है आज का। तीसरा बिंदु है माता सावित्रीबाई फूले। माता सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, जो कि भारत में जब सभी नारियों पर प्रतिबंध था, नारियों माने तो ब्राह्मण की लड़की या क्षत्रिय की बेटी या वैश्य की बेटी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी मनुस्मृति के अनुसार। उस जमाने में महात्मा ज्योतिराव फूले ने माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, और सर्वप्रथम उन्होंने स्कूल खोले, और विशेष रूप से बच्चियों को, कन्याओं को पढ़ाने का काम शुरू किया। तो उनको, उनके सम्मान में भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। यह हमारा तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, निःशुल्क शिक्षा, अमीर का बेटा, गरीब का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए, एक ही सिलेबस होना चाहिए, और एक ही टीचर होना चाहिए। आप समझिए कि जो गांव देहातों से निकल कर हमारे लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो वही काल था जब एक सामान्य शिक्षा थी, प्राइमरी पाठशाला की शिक्षा थी, उससे उनको पढ़ने का मौका मिला, उसी से उनको फिर बड़ी सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिला, जिसे आज सरकारों ने नेस्ताभूत कर दिया है, लगभग प्राय समाप्त कर दिया है। 1,07,000 स्कूल पूरे भारत में बंद कर दिए गए हैं, है ना। शिक्षा को बहुत महंगा किया जा रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 18 अगस्त 2015 को, 18 अगस्त 2018 को हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, और राष्ट्रपति के बेटे को और उसके चपरासी के बेटे को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। ये समाचार भारत के मीडिया में सिर्फ एक दिन छपा बस, उसके बाद आज तक नहीं पता कि वो हाई कोर्ट इलाहाबाद के निर्णय का क्या हुआ है, पता नहीं चला आज तक, है ना। तो मीडिया जो है हमारे देश का,
ये हमारे साथ न्याय नहीं करता है, ये हमें सही खबर नहीं देता है। ये हमारा है आज का चर्चा का विषय। और पांचवा जो चर्चा का विषय है, उस विषय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायणा, जितने भी संत हुए हैं जिन्होंने मानव और मानवता के लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने इंसान और इंसानियत के लिए संघर्ष किया है, ऐसे संत गुरुओं की जीवन को, उनके जीवन संघर्ष को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस किस्म के आज हम लोग चर्चा करेंगे और एक ऐसा माहौल हमें भारत में बना के तैयार करना है कि सरकारें अगर नहीं करना चाहती हैं तो हम सरकारों को मजबूर कर देंगे ये सब काम करने के लिए। इसके लिए समाज की एकता, समाज की चेतना और समाज का संगठन होना बहुत जरूरी है। कोई एक व्यक्ति अकेला धनवान हो सकता है, अडानी अंबानी जैसा पैसे वाला हो सकता है, कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान हो सकता है, दारा सिंह जैसा पहलवान हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति कभी भी इस देश की सड़ी गली व्यवस्था से नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता एक व्यक्ति। तो कौन लड़ सकता है? सारा समाज, सारा बहुजन समाज, सारा मानव समाज संगठित होकर ऐसी गली सड़ी व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। समझ पा रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? इसी के लिए हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमने वर्ष के 365 दिन काम करने का निर्णय लिया है। हम 365 दिन काम करते हैं। एक दिन भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पूरे भारत में एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन कहीं कोई कार्यक्रम या कहीं कोई प्रोग्राम ना हो। उसके लिए हम बड़े पैमाने पर साथियों समाज को तैयार करना चाहते हैं। मैं मान्यवर काशीराम साहब का शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं। सर्वप्रथम मैं जो उनसे प्रभावित हुआ था, ये बात बता के मैं अपनी प्रस्तावना समाप्त कर रहा हूँ। मान्यवर काशीराम साहब का 1982 में जब मैंने पहला प्रशिक्षण लिया तो मुझे उन्होंने जो बातें बताई, मेरे दिमाग में जो बातें बैठी, जो सेव हुई, वो बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा, जिस समाज का कोई संगठन नहीं होता है, बहुत सारे साथी, जिस समाज का कोई दल नहीं होता है, उस समाज में कोई बल नहीं होता है। दल मानो तो संगठन, बल मानो तो ताकत, है ना। और जिस समाज में बल नहीं होता है, उस समाज का रोज शोषण होता है, उसकी रोज ठुकाई पिटाई होती है। समझ पा रहे हैं ना? ये बताया उन्होंने। दूसरी जो और खास बात बताई, वो उन्होंने बताया, बोर्ड पे लिखा, नंबर 1 पे लिखा चाहत, नहीं सॉरी, नंबर 1 पे लिखा जरूरत। वर्ण व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था से मुक्त होने की जरूरत कितने लोगों को है भारत में? तो उन्होंने बताया 85% लोग ऐसे हैं जो वर्ण व्यवस्था के कारण, सामंतवादी व्यवस्था के कारण हजारों वर्षों से पीड़ित हैं, शोषित हैं। 100 में से 85 लोगों की ये जरूरत है। वो चाहते हैं कि हमें इस व्यवस्था से मुक्त होना चाहिए, इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। ठीक है ना? दूसरे नंबर पर काशीराम साहब ने लिखा चाहत। चाहत, इस जरूरत को पूरा करने की चाहत कितने लोगों में है? इस जरूरत को पूरा करने की चाहत कितने लोगों में है? ठीक है। तीसरा काशीराम साहब ने लिखा शक्ति। शक्ति, ताकत, जितने लोगों में चाहत है, क्या उन लोगों में आए? सर, हमारे विश्वनाथ सर आए हैं, उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम, और हमारे आज विशेष अतिथि भी हैं। आए सर, बैठे हैं। तो शक्ति मतलब इतने लोगों में चाहत पैदा करो, इतने लोगों में चाहत पैदा करो कि एक शक्ति का निर्माण हो जाए, एक ताकत का निर्माण हो जाए,
और जब उस शक्ति का और उस ताकत का निर्माण हो जाएगा, जब समाज शक्तिशाली होगा, समाज बलशाली होगा, तो फिर हमारी जरूरतें भी पूरी हो सकती हैं, हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। तो उसी अधूरे आंदोलन को, जो सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन का जो आंदोलन है, जो अधूरा रह गया है, उस अधूरे आंदोलन को हम लोग गैर राजनीतिक रूप से, जो कि राजनीतिक रूप से हमने देखा समाज को एक साथ बिठाल पाना संभव नहीं है, और राजनीति का स्वभाव है, राजनीति का नेचर है, कभी हाई होगी, बड़ी ऊंचाइयों पे होगी, और कभी वो सड़क पे होगी, है ना, वो कभी स्थायी नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहती। लेकिन धार्मिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, ये सदैव आगे जाते हैं, ये पीछे नहीं आते। और जो समाज धार्मिक रूप से मजबूत होता है, जो समाज सामाजिक रूप से मजबूत होता है, जो समाज आर्थिक रूप से मजबूत होता है, वो समाज कभी गुलाम और लाचार नहीं होता है। वो समाज हमेशा शासक वर्ग होता है, इतिहास लिखने वाला वर्ग होता है। तो ऐसे वर्ग का निर्माण करना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है, जिसके लिए हम प्रत्येक राज्यों में अधिवेशन कर रहे हैं। इस प्रकार के 10 राज्यों में कर चुके हैं इससे पहले। आज 26 जुलाई को ये उत्तर प्रदेश का है हमारा, 16 अगस्त को हमारा उत्तराखंड का है, 23 अगस्त को हमारा पटना का है, 22 मार्च को हमारा मध्य प्रदेश में हो गया, 26 अप्रैल को उड़ीसा में हो गया, 15 मार्च को हमारा झारखंड में हो गया, 5 अप्रैल को हमारा महाराष्ट्र में हो गया। तो जो समाज बिखरा पड़ा है, उस बिखरे हुए समाज को तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की शिक्षाओं के आधार पर, महापुरुषों की प्रेरणा के आधार पर हम उसको संगठित करना चाहते हैं, है ना, संगठन करना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए आज हम लोगों ने आप लोगों को तकलीफ दी है, और मेरा निवेदन रहेगा कि सभ्य सत्ता होने से पहले आप लोग कार्यक्रम छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना। पूरा कार्यक्रम सुनेंगे आप, एक मन और एक ध्यान से आपको आज पूरा कार्यक्रम सुनना है। संचालक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी लोगों ने प्रस्तावना के रूप में संस्थापक जी से सुना, और हम इस विषय पे ही वक्ताओं से उम्मीद करते हैं कि विषय पे ही अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। जितने भी साथियों को पर्चा मिला है, यह अनुरोध है कि हमारे धम्म सेवक साथी बंधु यहाँ पर हैं, उन्हीं को पर्चा दें, क्योंकि उस पर्चे को जहाँ भी पहुँचना है उन्हीं के माध्यम से आप तक पहुँचा है, और वो पर्चा उनके पास आएगा तो सही जगह पहुँच जाएगा। जितने भी यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, धम्म सेवक बंधु, उनको दीजिएगा। मैं बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान भाई। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। देखिए, जितने भी साथी, बहुत सारे साथी मैं समझता हूं परेशान है, सो रहे हैं, लेकिन आप एक दिन इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बैठे हैं तो कृपया पानी पी लें, लेकिन सोकर इतने कीमती, आपके बीच में इतने दूर दराज से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से लोग आए हुए हैं, उनको आप सुनने आए हैं, तो कृपया आप थोड़ा सा पानी पिए, सोने की। तो मैं एक बार पुनः, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। आरबीएम का नारा है, पूरा भारत हमारा है। आरबीएम का नारा है, पूरा भारत हमारा है, सारा देश हमारा है। आरबीएम का नारा है, सारा देश हमारा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 जय
चलिए अभी हम अपने रुद्रेश सर से निवेदन करेंगे कि हमारे दो साथी हैं जिनको मंच पे बुला लें। मैं नाम बुला रहा हूँ, परम श्रद्धेय देशराज अंबेडकर साहब, एजीएम उत्तराखंड रोडवेज, वो प्लीज मंच पे आ जाए। और दूसरे साथी हैं हमारे परम आदरणीय जुवेद शमसी जी, वो मंच पे आ जाए प्लीज। चलिए मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आप सभी साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अपने समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए सामने उपस्थित भिक्षु संघ को वंदनी कहते हुए सम्मानित मंच की अनुमति से आप सभी लोगों का पुनः अभिवादन करते हुए इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित प्रांतीय धम्म अधिवेशन में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को आहिस्ता आहिस्ता वक्ताओं की विचारों की ओर ले चलता हूं। बशर्ते आप सभी लोग कार्यक्रम में निश्चित रूप से कुछ लेके जाएंगे, ये मैं वादा जरूर करता हूं। जहां नींद आने लगे तो हाथ उठा देना, हम लोग आपकी तन्हाई को दूर कर देंगे। चलिए, कहते हैं रख हौसला एक दिन वो मंजर भी आएगा। ऐसी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हैं कि रख हौसला एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, वो मंजिल भी मिलेगी और उसका जीने का मजा भी आएगा। ऐसी कल्पना के साथ हमारे संस्थापक जी ने इस संस्था का जो निर्माण किया है वो हमें साहू पेरियार के सपनों का भारत बनाने में, बाबा साहब के भारत बनाने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा परम श्रद्धेय योगेश कुमार, कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो लखनऊ से हैं, उनका स्वागत है। वो अपने विचारों से हम सभी लोगों को अभिभूत करें। माननीय सुरेंद्र सिंह करुणाकर, मंडल अध्यक्ष कानपुर, को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपने विचारों से हम सब लोगों को अभिभूत कराएं। परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह करुणाकर जी। मैं आज बहुत पहली बार इस बड़े मंच पे कुछ बोलने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। करुणा के सागर तथागत के चरणों में, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए मंच पे आसीन हमारे मुख्य अतिथि संस्थापक महोदय, पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएस बौद्ध जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, और मंच पे सभी आसीन और इस कार्यक्रम हॉल में हमारे सीनियर्स और बड़े बुजुर्ग भाई धर्म बंधुओं को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम ऐसे महापुरुष के दिए हुए एक साधन, मतलब जिसकी बदौलत हम जो है आज यहाँ तक पहुँचे हैं, राजश्री साहू जी महाराज, जिन्होंने 1902 में, सन 1902 में 124 साल पहले हमें 50% आरक्षण अपने कोल्हापुर राज्य में दलित और पिछड़ों को एक समान सामाजिक और न्याय व्यवस्था के, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय जो है अपने राज्य में दिया और उसकी
विशेषता से जो आज हम जो है यहाँ तक इस कारवां से, ये जो चमकती धमकती जो दुनिया है आज के युग में, जो हम लोग अच्छे साफ सुथरे वस्त्र और अच्छे एजुकेशन, अच्छे घरों मकान संसाधनों के जो मालिक हैं, आज उसी की देन है जो आज यहाँ तक हम इन चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा न बोल पाने के लिए मैं थोड़ा सा हेजिटेट हूँ। इसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमारे बाबा साहब ने ये संविधान के रूप में हमें रिजर्वेशन पॉलिसी बना के दी, और भारतीय संविधान से जो आज हमें लाभ मिल रहे हैं, उस संविधान को सुरक्षित और संचित रखने के लिए हमें एक रूप सामाजिक जो समाज है उसकी स्थापना बनाए रखने के लिए जरूरी कार्य भी इस तरह के संगोष्ठियों में हमें सम्मिलित होते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज एक मजबूत समाज तैयार हो सके और हम भविष्य में अपने इस समाज को, जो हमारे संस्थापक महोदय जी ने जो बताया है कि एक विराट और शिक्षित और संपन्न समाज स्थापित हो सके, और पूरे विश्व में भारत का जो विश्व गुरु के लेवल पे जो नाम हजारों साल पहले था, वो फिर पुनः उस लेवल पे पहुंचे। मैं इसके आगे बोलने में अक्षम हूँ और मैं मंच से विदा लेना चाहूँगा, अपने शब्दों में विराम दूंगा। आखिरी समय मेरा सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शाबाश सर। अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र सिंह कर्माकर जी को, जो उत्तर प्रदेश में कानपुर मंडल को लीड कर रहे हैं, और आपके अथक प्रयासों से हर कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुंचते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्तंभ कारवां में आपका इसी तरह से सहयोग लगातार चलता रहेगा।